हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम चैप्टर शुरू करने हैं उसका नाम है फाइनल अकाउंट। बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो पास या ओनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेंगी, राइट। तो उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी वीडियोस लेक्चर में अपलोड करूँगा आपको सीक्वेंस में देखने हैं, और ये गारंटी मैं ज़रूर कर दूंगा कि आप अगर पूरी वीडियो सीरीज़ देख लेंगे तो आप पाएंगे आपके एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, इतना मैं आपको एश्योर कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक। चाहे वो 11th क्लास का स्टूडेंट भी है या 11th में जिसने ध्यान से नहीं भी पढ़ा था उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आज थोड़ी सी बातें कम समझ में आए तो, लेकिन ग्रेजुअली अगर वीडियो सीक्वेंस में देखेगा तो मैं गारंटी करता हूँ उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम काफ़ी कम है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ फाइनल अकाउंट में बेसिकली है क्या। देखो होता क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को उसके प्रॉफिट जानने जरूर चाहिए। बोलो, हर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड होती है कि भाई उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उनके कारण क्या हैं, क्या रीजंस हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। सपोज करो कि होता क्या है, पूरे साल भर क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं। पूरे साल भर क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, खाते बनाए जाते हैं। और एट द एंड ऑफ ईयर यहाँ पर मैं इसको अगर एक पीरियड रखूँ 1920, हम एक पीरियड ले लेते हैं 1920, तो यहाँ पर ये डेट हो गई हमारी 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं जिसमें हमें ये पता लगता है कि इस पूरे साल भर में 1920 में इस फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर किया। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। फाइनल अकाउंट्स में हमें, या इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। हाँ जी, फाइनल अकाउंट्स में हमें बेसिकली क्या क्या प्रिपेयर करना है। हमें प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड हमें प्रिपेयर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम P&L अकाउंट भी बोल देते हैं, और थर्ड हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पर बैलेंस शीट। ठीक है, ये चैप्टर 11th क्लास में स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सभी चीज़ें उनको पहले से पता होती हैं। ठीक है, बस मैं जरा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपके माइंड को रिफ्रेश कर रहा हूँ कि ये सभी बातें आपको थोड़ी सी याद आ जाए। सर 11th में तो हम पढ़े ही नहीं थे, 11th में तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। आप वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे और प्रॉपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सुनो, ध्यान से सुनना। अब हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट में हमें 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सबको पता होती है, ज़्यादातर क्या 99% स्टूडेंट को पता होती है। हाँ, किसी ने सपोज करो कोई साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स में आया है, बीकॉम फर्स्ट ईयर वो करना शुरू कर दिया उसने, तो हो सकता है उनको नहीं पता, बाकी सभी स्टूडेंट्स को पता होते हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है। चलो अब बात करते हैं, हालांकि हम भी यहाँ पे बात करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, खूब सारी बैलेंस शीट बनानी है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट सुनो जी, ध्यान से समझना, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, किस साल के लिए आप बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, जो साल हमारा, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया, सपोज करो ऊपर वाले साल का बना रहे 1920 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक।
हर एक चीज़ बिल्कुल इन डेप्थ समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम परचेजेस, फिर यहाँ पर परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, परचेजेस रिटर्न। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर क्रेडिट साइड पर सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है सेल्स, और फिर होता है सेल्स रिटर्न अगर कोई है तो माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो यहाँ पे जो बैलेंस निकल के आता है उसको बोलते हैं हम ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो यहाँ पे जो बैलेंस निकल के आता है उसको बोलते हैं हम ग्रोस लॉस। या तो ग्रोस लॉस होगा या ग्रोस प्रॉफिट होगा, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ बात। सपोज करो यहाँ पर पिछले साल जो हमारे पास गुड्स बच गया था, पिछले साल जो हमारे पास गुड्स बच गया था, हम उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। इस साल के लिए पिछले साल का जो बचा हुआ गुड्स था वो इस साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। 10 लाख रुपीस का स्टॉक हमारे पास पिछले साल बच गया था, गुड्स नहीं सेल हो पाया, ठीक है। हमने जो इस साल परचेज किया वो 80 लाख रुपीस का परचेज किया। इस साल जो हमने परचेज किया और गुड्स वो कितने का किया, 80 लाख रुपीस का। उसमें से 5 लाख रुपीस का जो गुड्स था वो रिटर्न कर दिया। कुछ भी इशू हो सकता है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था या जो हमने मंगाया वो नहीं था, तो हमने उसको वापस कर दिया। तो नेट परचेज, अगर आपसे पूछे कोई कि आपने नेट परचेज कितना किया, तो आप कितना बताएंगे, 75 लाख रुपीस का गुड्स हमने इस साल परचेज किया। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट परचेज कितने किया। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, गुड्स को लेकर आने का खर्चा, ठीक है। जैसे आपने गुड्स राजस्थान से परचेज किया, तो राजस्थान से, और आप दिल्ली के अंदर बिजनेस करते हैं, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली के अंदर है, तो आप राजस्थान से लेकर आए दिल्ली तक, तो वो लाने का खर्चा वो आ जाता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो आप रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, तो लाने का खर्चा तो आएगा ही आएगा, प्लस उसको बनाने का, फिनिश्ड गुड में तैयार करने का जो खर्चा आएगा वो यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो दोबारा से सुन लो अच्छे से, हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंस को हमें एक्सप्लेन करना है, आज ही इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएंगे, सुनो ध्यान से। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर आ गए जी 50,000 के डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी गुड्स को लाने में खर्च हो गए। मैं अभी मान रहा हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है, बात को समझाने के लिए। फिर उसके बाद बात आती है यहाँ पर सेल्स। अब हमने जो यहाँ पर सेल्स की है वो सेल्स हमारी हुई है 85 लाख रुपीस की। सेल्स कितनी हुई, 85 लाख रुपीस की, और उसमें से 2 लाख रुपीस की जो सेल्स थी वो हमारे पास वापस आ गई, यानी जो गुड्स हमने बेचा था वो वापस आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर नेट सेल कितनी हुई, नेट सेल हमारे पास कितनी हुई 83 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है सपोज करो यहाँ पर 20 लाख रुपीस का क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, एक मिनट, 20 लाख नहीं रखते, 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कि जो माल इस साल सेल नहीं हो पाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा बैलेंस किस तरफ आ रहा है, हमारा बैलेंस किस तरफ आ रहा है, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। हाँ जी, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा आप ऐसे ही देख सकते हो, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, तो 83 लाख। सभी कुछ समझाऊंगा 2 मिनट के लिए,
पेशेंस रखना ज़रा। 83 लाख प्लस 15 लाख 50,000, तो ये आ गया आपका इस तरफ का टोटल 98 लाख 50,000, 98 लाख 50,000। ठीक है, अभी के लिए मैं ग्रोस लॉस को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है। इधर भी हमें ये रखना है 98 लाख 50,000। एक बार मैं कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कर लूँ, अगर कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो बाद में कमेंट्स आपके आते हैं। 9850 ओके, और इधर कितना हो गया 85 लाख 50,000, 13 लाख का यहाँ पे हुआ प्रॉफिट। ठीक है, 13 लाख रुपीस का यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब बात ही आती है इसको दूसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं मैं। ये तो हमने सिर्फ बात की कि भाई हम क्या करते चले गए, हमने जस्ट फिगर रखते चले गए। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, हम बातों को थोड़ा सा डीप में समझेंगे क्योंकि आप 11th क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं बीकॉम का। तो आपको हर एक चीज के पीछे का रीजन समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस सर्कल में मैंने इसलिए डाल दी, हमारा बैलेंस से फिगर है। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम इसी चीज को एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे डिटेल में। देखो ध्यान से सुनेंगे। यहां पर सबसे पहले हमारे पास कितने रुपए का गुड्स था, हमारे पास 10 लाख रुपए का गुड्स पहले पड़ा हुआ था। 10 लाख रुपए का पिछले साल का बचा हुआ गुड्स हमारे पास था। हमने इस साल कितना और गुड्स परचेज किया, कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, 75 लाख रुपीस का गुड्स हमने और परचेज किया, जिसको लाने में हमारा कितना खर्चा हो गया, 50,000 का। तो एक तरह से इसको हम इसकी कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। यानी हमने जो इस साल माल खरीदा उसकी कॉस्ट क्या आई, 75 लाख 50,000। ठीक है, पिछले साल का कितना था, 10 लाख। इस साल जो खरीदा वो कितने का है, 75 लाख 50,000। तो टोटल गुड्स कितने रुपए का आपके पास हो गया, टोटल गुड्स कितने रुपए का हो गया, 85 लाख 50,000, 85 लाख 50,000 राइट। उसमें से हमारे यहाँ पर अभी भी क्लोजिंग स्टॉक यानी हमारे गोडाउन में ही गुड्स रखा हुआ है। हमारे गोडाउन में कितना रखा हुआ है, 15,50,000। ध्यान से सुनना, कितने का गुड्स हमारे पास था, 85 लाख 50,000 का। उसमें से हमारे पास अभी भी कितना बचा हुआ है, 15 लाख 50,000। तो हमने कितनी कॉस्ट का गुड्स बेच दिया है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, हमने कितनी कॉस्ट का गुड्स बेच दिया है। सर हमने 70 लाख की कॉस्ट का गुड्स बेच दिया। कितने में बेचा, आपने बेचा 83 लाख में। ध्यान से सुनना, आपने 70 लाख रुपीस की कॉस्ट का गुड्स बेच दिया है। कैसे हमने निकाला 70 लाख रुपीस, आपने टोटल जो आपके पास गुड्स था वो 85 लाख 50,000 का था। ठीक है, आपके गोडाउन में कितना अभी भी बचा हुआ है, 15 लाख 50,000 बचा हुआ है। तो आपने कितनी कॉस्ट का गुड्स बेच दिया, 70 लाख की कॉस्ट का गुड्स आपने बेच दिया। कितने रुपए में बेचा, वो तो कॉस्ट है ना, जितनी कॉस्ट का आपने बेचा वो तो कॉस्ट है 70 लाख रुपीस। आपने बेचा कितने में, 83 में। तो इसका मतलब कितना ऊपर बेचा, कॉस्ट से कितना ऊपर बेचा, 13 लाख ऊपर बेचा। इसी वजह से हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। इसी वजह से हमारा यहाँ पे क्या आया, ग्रोस प्रॉफिट। बात समझ में आई है, हाँ सर बात समझ में आई है। तो अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, बात को सुनते जाना अच्छे से।
इसको दूसरी तरीके से हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो कि ये सब हम ना लिखकर इन सब का नेट रिजल्ट, किन सब का, मैं इस कलर से हाईलाइट करूंगा, एक मिनट, ये वाला, इन सब का नेट रिजल्ट, इन सब का जो नेट रिजल्ट है वो किस तरफ आ रहा है? नेट रिजल्ट किस तरफ आ रहा है? मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? डेबिट साइड में इस टोटल कितना है? 85,50,000 और क्रेडिट साइड में यहाँ पे कितना है? 15,50,000। ठीक है, अगर नेट करें तो डेबिट में कितना बचेगा? 70 लाख। इन सबको हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स बेचा उसकी कीमत। ठीक है, हमने कितना निकाला था? 70 लाख। तो हम इसको, इन सभी को, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस या क्लोजिंग स्टॉक, इधर क्योंकि इधर है तो हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे इन सबको ये सब ना लिखकर सिर्फ क्या लिख देते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, हमने इनको नेट करके लिख दिया। मैं लिख के दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना निकाला था हमने? 70 लाख रुपीस। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे ये टोटल फिर ये नहीं आएगा, ये आएगा 83 लाख रुपीस। 83 लाख रुपीस। ये जो दोनों बातें हैं ये एक ही हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, आपको फर्क दिखाई दे रहा है। एक में तो हमने सभी चीजें डिटेल में लिखी हैं और दूसरे में हमने क्या करा है? सब चीजों का नेट लिख दिया। ठीक है, इन तीनों चीजों का, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को नेट करके हमने क्या बोल दिया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से भी कई बार आता है क्वेश्चन, तो हमें ये भी समझना जरूरी है। तो दोनों ही बातें एक जैसी हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने जो गुड्स बेचा है, आपने जो गुड्स बेचा 83 लाख रुपीज में, उसकी कॉस्ट कितने की थी? उसकी कॉस्ट कितने की थी? 70 लाख रुपीज की। तो इसलिए आपको क्या हुआ? ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ? 13 लाख रुपीज का। क्लियर है बात? हाँ जी सर, ठीक है। अब बात सुनो, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में हो सकता है कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो फाइनल अकाउंट, उसने 11th में नहीं पढ़ा, या फिर वो साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स में आया है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि कई स्टूडेंट्स को ये डाउट भी आएगा कि सर खाली लाने के या बनाने के खर्चे थोड़ी ना होते हैं, और बड़े सारे खर्चे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है, क्या वो एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद क्या होता है? इस 13 लाख के प्रॉफिट से सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं। ठीक है, वो कहां पर होता है? वो हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये तो सिर्फ कौन से खर्चे हमने माइनस किए? हमने सिर्फ वो खर्चे माइनस किए जो गुड्स को लाने के हैं प्लस बनाने के हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लाने के और बनाने के। अगर ट्रेडिंग है तो सिर्फ लाने के। ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस ही माइनस करें। अगर हम सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे तभी जाकर मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, और वो सारे खर्चे हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा ऐसे ही बता दो कि कैसे बनता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं। अब मैं दोनों में से किसी को भी कंटिन्यू कर लूं, दोनों में बात एक ही है। थोड़ा सा इस चीज को ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी हल्का सा एक हिंट दे दूंगा। ठीक है, चलो जी।
और ध्यान से सुनना, जो भी मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमारा ये वीडियो देखकर टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट के हिसाब से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे वक्त देना, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हो गया। अब बात आती है जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, और जो नीचे वाला पार्ट है हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम ऊपर क्या नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज करके क्या लिख देंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। यहाँ पे तो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, ये पार्ट हटा दूंगा बाद में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हम यहाँ लिख देंगे इधर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 13 लाख रुपीस। अब सपोज करो क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में और खर्चे हैं, जैसे रेंट है, ठीक है, यहां पे सैलरीज है एम्प्लॉयज की, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, और भी खर्चे हो सकते हैं आपके। डेप्रीशिएशन आप सभी जानते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट है। बस, और खर्चे में नहीं ले रहा, यहाँ पे खर्चों की लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा खर्चे यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, बस आपको बात समझानी है। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, इधर देखो, ग्रोस प्रॉफिट के नीचे भी यहाँ पे छोटी मोटी कुछ इनकम होती है। आज डिटेल में नहीं समझा रहा, बस थोड़ा सा समझा के छोड़ दूंगा। तो आज हम डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं बस। यहाँ पे आ गया 13 लाख का प्रॉफिट, और ये सभी खर्चे मैं मान लेता हूं, ये सभी खर्चे हैं 5 लाख रुपीस के। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा इधर, उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा कौन सा कहलाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट। तो ठीक है, तो बैलेंस शीट भी हम डिटेल में समझेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, मैं वापस से ट्रेडिंग अकाउंट पर ही आ जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये इससे लिंक्ड टॉपिक है, इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। बड़े सारे स्टूडेंट्स का कहीं यहाँ पे डाउट आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा P&L को भी समझा दिया कि P&L कैसे बनता है। अब बात ही आ जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है। मैं ट्रेडिंग अकाउंट पे ही वापस आ चुका हूँ। अब ट्रेडिंग अकाउंट को मैं एनालाइज करूंगा। चलो एक काम करता हूँ, उससे पहले जो हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, ये हमें कई जगह काम भी आता है। इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बड़े सारे स्टूडेंट्स को ये याद भी आएगा, पढ़ रखा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम क्या बोलते थे, बड़े सारे स्टूडेंट्स को रट लेते थे, COGS, है ना। ये क्या है, जो हमने गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट है, और कुछ भी नहीं है। तो कैसे निकाली हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहले बताओ जल्दी जल्दी। ये कई जगह काम आता है, अकाउंट्स जिनके पास अकाउंट्स है उनको कई जगह इसको कंप्यूट करना होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस हमने और क्या किया था, ऐड नेट परचेजेस। नेट परचेज मतलब रिटर्न के बाद वाली परचेज, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। P&L में जो खर्चे आते हैं उनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो ट्रेडिंग में खर्चे आते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल को लाने से लेकर बनाने तक के खर्चे। ठीक है, अच्छा, प्लस या माइनस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि क्रेडिट साइड पर था तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, हाँ जी। अब सुनो, यहाँ पे फटाफट से मुझे बता दो कितना कितना है इस एग्जांपल में। 10 लाख, 75 लाख, 50,000। यहाँ पे कितना है ओपनिंग स्टॉक, 10 लाख रुपीस। उसके बाद यहाँ पे कितना है जी, 75
5 लाख का हमने नेट गुड्स परचेज किया था, और डायरेक्ट खर्चे हमारे लाने में कितना लगा था 50,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था यहाँ पे 15,50,000। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70 लाख रुपीस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप सेल में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो भी आपकी कॉस्ट निकल आती है। तो बेसिक सी चीज़ है कि सेल में से अगर कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा आपका, तब भी आपका आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से समझने भी हैं और याद भी रखने हैं, काफ़ी जगह पर काम आएंगे अकाउंट्स में। COGS का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोस लॉस आ जाए तो क्या कर लेना, ऐड कर देना, ग्रोस लॉस हो तो ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 83 लाख रुपीस की नेट सेल्स है और 13 लाख का हमारा ग्रोस प्रॉफिट है, तो वही हमारा आंसर आ गया 70 लाख रुपीस। सर दोनों सीखने क्यों ज़रूरी हैं, दोनों सीखने इसलिए ज़रूरी हैं, कई बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है कई बार उसमें सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट दिया होगा या ग्रोस लॉस दिया होगा, या फिर आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरह से इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। ठीक है, चलिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने समझ लिया। चलो अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है। ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में देखो ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक में क्या कभी कोई दिक्कत आ सकती है, ओपनिंग स्टॉक या तो होगा या क्वेश्चन में नहीं होगा। सर क्या हमेशा ही ओपनिंग स्टॉक जरूरी है होना, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस आप फर्स्ट टाइम, ये आपका फर्स्ट ईयर होगा, तो पिछले साल का कोई भी क्लोजिंग नहीं था, इस वजह से आपका कोई भी ओपनिंग नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इश्यू की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो वहाँ पे 3 तरह के मटेरियल हो सकते हैं। आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है और फिनिश गुड का हो सकता है। ठीक है, वो जब आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो उसके बारे में तो मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, वो तब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं परचेज की। तो परचेज में क्या होता है, परचेज में नॉर्मल परचेज दी होगी, रिटर्न, परचेज रिटर्न को दूसरे नाम से भी जाना जाता है रिटर्न आउटवर्ड। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिटर्न आउटवर्ड यूज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे बड़ा पंगा होता है, स्टूडेंट को डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि डायरेक्ट खर्चे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसके लिए मैंने आगे अगली स्लाइड पर पूरी यहाँ पर इमेज बनाई हुई है, आपको डायरेक्ट खर्चे याद कराऊंगा। ठीक है, समझाने के साथ साथ आपको पूरा याद भी करा दूंगा, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हो पूरी अच्छे से एक स्टोरी बनाई हुई है डायरेक्ट खर्चों को समझाने के लिए। चलो जी, वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स में हाँ, परचेज में देखिए, एक मिनट में परचेज में बात बतानी भूल गया। परचेज में यहाँ मुझे बताओ कौन सी परचेज आ रही है, यहाँ पूरे साल की कैश परचेज आती है, पूरे साल की क्रेडिट परचेज आती है, या पूरे साल की टोटल परचेज आती है, क्या लगता है आपको? सर यहाँ पर पूरे साल की टोटल परचेज आएगी, बात समझना ध्यान से, कैश वाले भी आएगी, क्रेडिट वाले भी आएगी, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो अक्रूअल बेसिस पर बनता है। अक्रूअल बेसिस क्या होता है, अक्रूअल बेसिस ये होता है कि भाई इस बार चाहे आपने उधार के खर्चे किए हों या उधार सेल किया हो, वो भी लेना है और कैश वाला भी लेना है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, डिटेल में समझा दूंगा अक्रूअल, अभी तो शुरू ही हुआ है चैप्टर। उसके बाद बात करते हैं हम इस तरफ सेल्स की। तो सेल्स में क्या होगा, सेल रिटर्न होगा, और जैसे कि मैंने परचेज में बताया यहाँ पे कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल दोनों भी दिया हो सकता है अलग अलग, तो आपको टोटल लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, सेल्स रिटर्न को दूसरे नाम से जाना जाता है रिटर्न इनवर्ड, ध्यान से सुनना, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो वो आपको ध्यान से कर लेना है। अब क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या चैलेंज कर सकते हैं एग्जामिनर,
क्लोजिंग स्टॉक में कई बार हमें दो वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है, हमें दो फिगर दी होती हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में तो 15,50,000 लिखी है, लेकिन एग्जाम में दो वैल्यू हो सकती हैं, एक 17 लाख रुपए है, एक 15,50,000 रुपये है, ठीक है। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, तो दोनों में से जो वैल्यू कम है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि सी इंस्टीट्यूट ने इशू, हालांकि सारे स्टैंडर्ड सी इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं, तो AS2 हमारा यहाँ पे कहता है कि विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम है वो वैल्यू यहाँ पर लेनी है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को इसका लॉजिक पता है कि हम कम क्यों लेते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे आप अकाउंट्स को समझते हैं या रटते हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट समझते हैं। मैं इसका रीज़न अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर उन्हें पता है कि यहाँ पर विच एवर इज लोअर क्यों लिया जाता है, ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू होती है तो दोनों में से कम क्यों लेते हैं, उसका रीज़न आपको पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा। तो हमें यहाँ पे कम वैल्यू दोनों में से लेनी है। चलो उसके बाद तो सिंपल हो जाएगा। फिर हमें एग्जाम में कैसे करना है सर, सीधी बात बताऊं आपको, ओपनिंग इस तरह से, ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ रख लेना है, परचेज है तो यहाँ रख लेना है, रिटर्न माइनस कर देना है, सेल्स इधर रखना है, सेल रिटर्न माइनस कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट खर्चे आपको अलग अलग ही लिखने हैं, जैसे डायरेक्ट खर्चों के बड़े सारे एग्जाम्पल्स अभी मैं दूंगा आपको, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की मैंने आपको बता दी, दो वैल्यूज होंगी, कभी कभी ऐसा होगा दो वैल्यू देखने को मिलेंगी, तो विच एवरेज लोअर लेनी है, इसका खुलासा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्ट खर्चों की, ठीक है। डायरेक्ट खर्चों को जैसे ही मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। डायरेक्ट खर्चों की सीधी बात करते हैं। उन खर्चों को सॉरी उन खर्चों को आपको अच्छे से थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है। अगर आपने वो खर्चे दिमाग में बिठा लिए, तो क्या करना है आपको, उनके अलावा सारे खर्चे, जो खर्चा भी आए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, डेबिट साइड पर, ठीक है। तो डायरेक्ट खर्चे कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो उनके अलावा हैं उसमें कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि खर्चों की लिस्ट बनाना, आप खुद ही भी सोचो, खर्चों की लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो दुनिया जहान के खर्चे हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ लिमिटेड एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि लाने के और बनाने की तो है उसमें, बाकी नहीं है। तो बाकी सारे कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सर जल्दी से एक बार बता दो। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको जल्दी करा रहा हूँ फाइनल अकाउंट को, क्योंकि देखो आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, और दूसरी बात ये है कि बड़े सारे स्टूडेंट ने पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है, तो उनको फटाफट से भी करना है। क्लियर है? चलो तो बता देना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए डायरेक्ट एक्सपेंस को जल्दी से हम समझते हैं और याद भी करते हैं। देखो ध्यान से समझना भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम क्या करते हैं, देखो गुड्स को हम थोड़ा सा दूर से लेकर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ले रहे हैं, क्योंकि उसमें लाने के भी आ जाएंगे और बनाने के भी आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप के खर्चे इसमें कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ से, हम जो गुड्स लेकर आ रहे हैं वो यूएसए से लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी। हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं गुड्स, यूएसए से गुड्स लेकर आ रहे हैं। मैं साथ साथ येलो हाईलाइटर से हाईलाइट भी करता जाऊँगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहले यहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है जिससे हम डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा खर्चा आएगा, परचेज कॉस्ट, कि भाई हम इतने में गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया पैकिंग कर दो, हाँ जी, हम ये कह सकते हैं कि भाई पैकिंग कर दो, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि हमें इंडियन गुड्स लेकर जाना है, तो आप इसकी वुडन पैकिंग कर दीजिए। कोई स्पेशल पैकिंग के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ा दूर गुड्स जाएगा तो हो सकता है खराब हो जाए, तो इसलिए पैकिंग का खर्चा है, पैकिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, राइट। फिर लोडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से इस गाड़ी में डाल के गुड्स कहाँ लेकर जाने हैं, पोर्ट पर लेकर जाने हैं, पोर्ट, ठीक है। हो सकता है वो एयरपोर्ट हो सकता है वो नॉर्मल पोर्ट, जो शिप के लिए है वो पोर्ट हो, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम पोर्ट तक लेकर जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, गुड्स को लोड कराएंगे, गुड्स को क्या कराएंगे, लोडिंग कराएंगे, गुड्स की लोडिंग, तो लोडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कुछ वेजेस भी आ जाए, तो वो वेजेस मैंने नहीं लिखा। वेजेस तो कई बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि हमने कुछ वेजेस का खर्चा भी किया है, ठीक है। तो वेजेस का खर्चा भी हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। अब उसके बाद यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड, ये जो बंदा है, ये जो लॉरी वाला होगा जिसका ये ट्रक है, वो हमसे किराया भी लेगा इसके प्लेस ऑफ बिजनेस के, जो यहाँ पे है ये पर्सन, इसके प्लेस ऑफ बिजनेस से कहाँ तक लेकर जाएगा, पोर्ट तक लेकर जाएगा, तो उसके भी वो पैसे लेगा। तो क्या बोलेंगे हम, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। तो याद करना ध्यान से, सबसे पहले परचेज कॉस्ट, पैकिंग का खर्चा जो परचेज के टाइम पे हुआ, ठीक है, और लोडिंग एक्सपेंस की लोड कराने का जो खर्चा हुआ, वेजेस वगैरह हमने कुछ लेबर की यहाँ पे हेल्प ली, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखो क्या होता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर उस कंट्री में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती होगी उस प्रोडक्ट पे जिसको हम परचेज कर रहे हैं, तो नो डाउट हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी यहाँ पे खर्चा बियर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी खर्चा बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको 95% जो गुड्स हैं वो विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी ही आते हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ एनी, अगर एक्सपोर्ट वहाँ पे उस गुड्स पे लग रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटी तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। आगे फिर बात आती है यहाँ पर। अब ये देखो, यहाँ पे ये अपनी शिप, अपनी कंट्री का शिप है, तो यहाँ पे हमने गुड्स को लोड कर दिया, तो वहाँ पे शिपिंग चार्जेस हमारे होंगे, या अगर हम बाई एयर लेकर आ रहे हैं गुड्स तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एयर फ्रेट, ठीक है, गुड्स लाने के। फिर हमारा रास्ते में कई बार गुड्स खराब होने का डर रहता है, इस वजह से हम क्या करा लेते हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। अगर हमने कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस कराई है परचेज के वक्त, तो वो भी यहाँ पे माल को लाने वाले जो खर्चे हैं उनमें कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप इंडियन पोर्ट पर पहुंचोगे, इंडियन पोर्ट पर यहाँ पे पहुंचोगे, तो यहाँ पर आपको क्या पे करनी होगी, कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट कहती है ये ड्यूटी एक तरह से एक टैक्स लेवी किया जाता है उन लोगों पर जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप क्या करो, आप अगर बाहर से गुड्स परचेज करोगे तो हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, एक टैक्स लगाएंगे, ठीक है। कि डिस्करेज एक तरह से किया जा रहा है, कि आपने वैसे कई बार बिजनेस स्टडी में भी कहीं पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि बाहर का जो फॉरेक्स मनी है उसका जो खजाना है वो बढ़े। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि बाहर से इंपोर्ट किया जाए। हाँ, मजबूरी में इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं चाहती गवर्नमेंट कि इंपोर्ट किया जाए। हाँ, उसके बाद कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपको समझ में आया, तो ये भी आपके डायरेक्ट खर्चों में आ जाएगा। डॉक चार्जेस, अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो इंडियन पोर्ट है, कस्टम पोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पर आपका जो गुड्स आ जाता है तो उसको अनलोड वहाँ पे हो गया, शिप से माल उतार दिया गया, उसको प्रॉपर वेयर हाउसेज में शिफ्ट करना, ये सारा काम जो डॉक वाले पर्सन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या लेते हैं, अपने कुछ चार्जेस लेते हैं। देखो, फ्री में कोई भी किसी के लिए काम नहीं करता, क्योंकि बिजनेसमैन यहाँ पर नहीं बैठा रहेगा। आप खुद भी सोचो, शिप से माल आ रहा है और शिप से माल आने में कई बार ना एक महीना भी लग जाता है, तो बिजनेसमैन क्या कर रहा होगा, अपना काम कर रहा होगा, अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में बैठा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ना बैठा होगा कस्टम पोर्ट पे। तो यहाँ पे क्या होता है, शिप अनलोड हो जाता है और प्रॉपरली उसके जो गुड्स वगैरह हैं वहाँ से हटा के कहाँ, अपने वेयर हाउसेज में वो शिफ्ट कर देते हैं और उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका गुड्स आ गया, आप प्लीज़ गुड्स को छुड़ा लीजिए। फिर यहाँ पे आता है क्लियरिंग चार्जेस। अब कई बार क्या होता है, CHA, कस्टम हाउसिंग एजेंट, कस्टम हाउसिंग एजेंट क्या करते हैं, सारा काम, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन को नहीं पता होता कैसे इंपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पे गुड्स को क्लियर कराने के चार्ज यहाँ पे वो लेता है, कि सारा काम वो करता है। बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें मैंने देखी भी हुई हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट है, 2-3 क्लाइंट हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं, जो पर्सनली, ऑफिस में तो बड़े सारे क्लाइंट हैं ऐसे जो कि इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पर्सनली जो मेरे पास है, जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट मैं हैंडल करता हूँ पूरा, तो वहाँ पर वो इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस वो लेते हैं। सारा काम कौन करता है, एक एजेंट करता है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, आपके सभी गुड्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह सब वो भर के देता है, आपके गुड्स आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक पहुँचा के देता है, तो वो क्लियरिंग चार्जेस लेता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेट और कैरिज, यहाँ पे क्या है, फ्रेट चार्जेस, यहाँ पे जो ट्रक आया आपके गुड्स को यहाँ से कस्टम से उठाकर, कस्टम एरिया से उठाकर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक पहुँचाने के लिए, फ्रेट चार्जेस, कैरिज, फ्रेट बोलो या कैरिज बोलो बात एक ही है। इसको हम बोलेंगे इनवर्ड। सर यहाँ पे भी पहले आया था फ्रेट, हाँ जी बिल्कुल आया था, तो ठीक है वो कॉमन हो गया, मतलब यहाँ पे भी हो रहा है यूज़, यहाँ पे भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ओक्ट्रॉय। ओक्ट्रॉय क्या होती है, ओक्ट्रॉय जब भी आप किसी किसी स्टेट के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है आपसे एक टैक्स वसूलती है कि आपका जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो हमारे रोड्स यूज़ कर रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि हम इस तरह की उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम उससे एक छोटा सा टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, ओक्ट्रॉय एक छोटा सा टैक्स होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। कई स्टूडेंट इसको टोल टैक्स समझ जाएंगे, तो टोल टैक्स एक्चुअल में क्या है, हमारी बुक्स पुराने टाइम की बनी हुई है, तो वहाँ पे उस टाइम टोल टैक्स इतना ज़्यादा फेमस कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ठीक है। हाँ अगर आज के टाइम पे हमें टोल चार्जेस लग रहे हैं लाने में गुड्स, तो नो डाउट वो इसमें आएंगे, नो डाउट वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो ओक्ट्रॉय क्या होता है, कॉमर्शियल व्हीकल पर लगता है जब वो किसी स्टेट के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टैक्स होता है, छोटी सी पर्ची कटती है, बस वही है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वो अंदर, अगर सपोज करो हमारा फैक्ट्री है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अनलोड कर देते हैं मेन रोड पे, जो बड़ा रोड होता है वहीं पे अनलोड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कार्टेज इनवर्ड। पहले टाइम में क्या होता था, पहले टाइम में बैलगाड़ी को यूज़ किया जाता है, बैलगाड़ी को यूज़ किया जाता था, उसका जो खर्चा होता था उसको बोलते थे, उसका जो भाड़ा होता था, फेयर जो होता था, उसको बोलते थे हम कार्टेज, ठीक है। इनवर्ड क्यों बोला, क्योंकि ये लाते टाइम का है। आउटवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब वो ले जा रहे हैं हम बेचने के लिए, ठीक है। तो फ्रेट इनवर्ड भी हो सकता है, फ्रेट आउटवर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, ओनली इनवर्ड गुड्स हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कार्टेज किसका हो गया, बैलगाड़ी का किराया। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या करा, हम यहाँ पे बैलगाड़ी से अपना गुड्स यहाँ पर ले आए। आजकल क्या हो गए, आजकल तो छोटे छोटे ट्रक भी आ गए हैं, है ना, छोटे छोटे टेम्पू भी आ गए हैं, और आजकल ई रिक्शा का भी ज़माना है, तो ई रिक्शा आप यहाँ पे, मतलब आज के ज़माने से तो खैर क्वेश्चन नहीं आएगा, कार्टेज ही आएगा लिखा हुआ, कार्टेज इनवर्ड। तो आपको माल को लाने वाले खर्चों में ही लेना है। देखो अब ये सारे खर्चे कौन से हो गए, जो माल को लाते टाइम, लेकर आते टाइम लग रहे हैं, ठीक है। और हम यूएसए से क्यों गुड्स लेकर आए, ताकि इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे इसमें कवर हो जाएं, ठीक है। इसलिए हम दूर से लेकर आए, जितना दूर से आप लेकर आओगे उसमें ज़्यादा खर्चे आपके कवर हो जाएंगे लाने में। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे हमारे फैक्ट्री के खर्चे कौन से होंगे, मैं आपको सिंपल बताऊं, जहाँ पे आपको दिख जाए प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री, तो आपको आंख बंद करके ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा ले लेना है। ध्यान से सुनो, आपको कहीं पर वर्ड दिख जाए प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री, कई बार ऐसे लिखा होता है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन, ठीक है, फैक्ट्री सुपरवाइजर या फोरमैन भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री पावर, मतलब फैक्ट्री आ जाए या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग आ जाए तो समझ जाना आप ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और दूसरा कुछ ऐसे हैं खर्चे जो कि आपको फैक्ट्री में ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फटाफट से, बस ये ख़त्म होने वाला है। प्रोडक्शन, ये तो मैंने आपको पहले बोला ही था। मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, पावर, नॉर्मली जो पावर यूज़ होती है वो हमारी फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है। पावर मतलब हाई वोल्टेज की जो पावर होती है, जिसके अंदर जैसे 10,000 वोल्ट, जिससे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। गैस, फ्यूल, कोल एंड वाटर, ठीक है, हीटिंग, वेजेस वगैरह, लेबर वगैरह होती है फैक्ट्री में। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, इसको ध्यान से याद रख लेना, ये भी कई बार पूछा जाता है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भाई कहीं से हम कुछ ऐसा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हमें किसी को रॉयल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। किसी ने कोई फॉर्मूला डेवलप किया होगा, उसका फॉर्मूला हम ले रहे होते हैं, तो हमें उसको बदले में रॉयल्टी देनी पड़ती है, ठीक है।
फोरमैन सैलरी, फोरमैन हमारा फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर होता है उसको बोलते हैं, उसकी सैलरी है। और यहाँ पे देखो फैक्ट्री लिखा है तो आपको आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, हालांकि देख लो फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है। इसके अलावा भी कुछ और हो, फैक्ट्री बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन हो या फैक्ट्री कुछ और भी हो, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चार्ट को ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे, ध्यान से सुनो, इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो सब आपको कहाँ डालने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपके पूरे खर्चे कवर कर दूं, लेकिन फिर भी सपोज करो एक दो खर्चा रह भी जाता है तो हम बाद में इस चार्ट में इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी एक्साइज ड्यूटी का भी खर्चा होता है। एक्साइज ड्यूटी होती है प्रोडक्शन के ऊपर लगती है, एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स होता है। पहले ज़माने में टैक्स लगता था, जब अब तो खैर जीएसटी का नया ज़माना आ गया, पहले एक्साइज का एक्साइज होता था, एक टैक्स होता था एक्साइज, प्रोडक्शन पे लगता था। एक्साइज ड्यूटी भी यहीं पर आ जाएगा अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा। ठीक है, तो आपको मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपके 99% क्वेश्चन इस चार्ट से में अंदर अंदर हो जाएंगे। फिर भी अगर मान लो एक आधा % ऐसा है क्वेश्चन जिसमें अलग से कोई खर्चा आ गया, तो आप इस चार्ट के अंदर उस खर्चे को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे आगे हम जब बढ़ेंगे तो आपको सभी खर्चे इसी चार्ट के अंदर से मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। क्लियर है? और जो भी आप वीडियोस देखें तो प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करें और सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।